भारत में जाति की चर्चा बहुत लंबे समय से हो रही है, लेकिन ये चर्चा हो किनके माध्यम से हो रही है? क्या आप जानते हैं कि भारत में जाति संबंधी परिघटना पर कितनी पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं? एक अमेरिकी विद्वान ने 5,000 पुस्तकों की सूची बनाई थी जो भारत में जातियों से संबंधित लेखन पर है। जॉन हटन, कास्ट इन इंडिया। और ये तो 1946 तक की सूची है, जब पुस्तकों का प्रकाशन तकनीकी दृष्टि से एक लंबा और श्रमसाध्य काम होता था। अनुमान ही कर सकते हैं कि अगर आज कोई ऐसी सूची बनाए तो वह संख्या कितनी बड़ी होगी। ये भी लग सकता है कि इतने हजारों अध्ययन, अवलोकन, विश्लेषण, प्रकाशन के बाद जाति पर कहने लिखने के लिए अब क्या बचा होगा। लेकिन बात कुछ उल्टी ही है। न केवल जाति संबंधी चर्चा यथावत रुचि का विषय है, बल्कि उसमें दिनों दिन नई नई संस्थाएं, लोग, एजेंसियां आदि जुड़ रही हैं। और जैसा पहले होता था, आज भी इनमें बड़ी संख्या विदेशियों की है, खास करके अमेरिकी, यूरोपीय लेखकों, संस्थाओं की। एक नई बात यह जुड़ी है कि अब जाति संबंधी लेखन, वाचन, बौद्धिक, अकादमिक कार्य के साथ साथ सक्रिय एक्टिविज्म और कूटनीति से भी जुड़ गया है। दलित एडवोकेसी और दलित मानवाधिकार आज एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय कारोबार के रूप में स्थापित हो चुका है। यह संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न शैक्षिक, सांस्कृतिक मंचों के साथ साथ महत्वपूर्ण देशों के विदेश विभागों की नीतियों तक से नियमित संबंध इसका बन रहा है, ताकि उनकी भारत संबंधी नीतियों को दलित मुद्दे से जोड़े। ये दूसरी बात है कि इस गंभीर अंतर्राष्ट्रीय गतिविधि में स्वयं भारतीय दलित लेखक, पत्रकार या विभिन्न जातियों के लोग कहीं पिछली पंक्तियों में ही नजर आते हैं। जैसा वेंडी डोनिजर ने अपनी विवादित पुस्तक द हिंदूज एन अल्टरनेटिव हिस्ट्री और आमतौर पर अपनी पूरी इंडोलॉजी के संबंध में पूरे दावे से कहा था कि उनके लिए भारतीय लेखक, विद्वान या आम लोग केवल नेटिव इन्फॉर्मर यानी सूचना देने वाले कर्मचारी भर हो सकते हैं। उससे अधिक विश्लेषण वगैरह की भूमिका उन्हें नहीं दी जा सकती। अर्थात भारतीय हिंदू केवल वेंडी जैसे पश्चिमी विद्वानों को सूचनाएं, तथ्य, विवरण, फोटो आदि देंगे। उन तथ्यों से निष्कर्ष निकालने का अधिकार हिंदुओं का नहीं, बल्कि वेंडी जैसे बाहरी मार्क्सवादी विदेशियों का है। कहना न होगा कि ठीक वही स्थिति अंतर्राष्ट्रीय दलित विमर्श और एक्टिविज्म में भारतीय दलितों की है। उन्हें पद, सुविधाएं, विदेश यात्रा और भाषण देने के निमंत्रण तो खूब मिलते हैं, लेकिन इस शर्त पर कि उन्हें एक दी गई लाइन को ही दोहराना है अथवा उसकी पुष्टि में ही सब कुछ कहना है। इस स्थिति को बड़ी आसानी से उन तमाम वेबसाइटों पर देखा जा सकता है जो दलित मुक्ति के लिए समर्पित दिखती हैं। भारत में प्रायः जितने भी विदेशी मानवाधिकार संगठन या दलित वॉइस, दलित फ्रीडम, दलित एम्पावरमेंट आदि की घोषणाएं करने वाले संगठन हैं, सब में इसे देखा जा सकता है। न केवल उनके दाता मुख्यतः यूरोपीय, अमेरिकी चर्च संगठन है, बल्कि सब में दलितों की मुक्ति को क्रिश्चियनिटी के प्रसार से जोड़ दिया गया है। निस्संदेह यह तो कोई भारतीय दलितों का मुख्य स्वर नहीं है। अगर ऐसी हालत में कई प्रभावशाली अकादमिक संगठन, पत्र पत्रिकाएं, वेबसाइटें अपने प्रकाशनों में दलित विमर्श को क्रिश्चियनिटी विमर्श से जोड़कर ही प्रस्तुत करती हैं, तो अर्थ साफ है। यह अर्थ कि भारत में दलितों और जाति संबंधों की व्याख्या करने का काम यहाँ के लोगों के हाथ में नहीं है, तब वह किनके हाथों में? यह जानना भी कठिन नहीं है। अनेक वेबसाइटों और प्रकाशनों में उनके संरक्षकों, उनके मुख्य वित्तीय सहायक संस्थाओं के नाम दिए हुए मिलते हैं। वहाँ मुख्य पदों पर क्रिश्चियन और विदेशी नजर आते हैं, मगर यह केवल ऊपरी बात भी नहीं है। दलित व्याख्या या चिंतन की दिशा, उनके अकादमिक तथ्य, तर्क इसकी गवाही देते हैं कि वे दलित विमर्श और दलित एक्टिविज्म को कहाँ ले जा रहे हैं। उदाहरण के लिए हाल में एक प्रमुख बहुजन दलित ओबीसी विमर्श कहने वाली पत्रिका ने अपना नए साल का कैलेंडर प्रकाशित किया। उसमें सरस्वती पूजा, रामनवमी, कृष्णाष्टमी, दुर्गा पूजा, दीपावली ही नहीं, देश के गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस तक को बाहर कर दिया गया है। उसके बदले पूरे कैलेंडर में अनेक क्रिश्चियन विभूतियों, त्योहारों, मिशनरियों को स्थान दिया गया है। जैसे स्वामी श्रद्धानंद को भूलकर विलियम कैरी जैसे उग्र ईसाई मिशनरी की जयंती कैलेंडर में दी गई है। इसके अलावा मार्टिन लूथर, मदर टेरेसा आदि भी है। दुर्गा पूजा के बदले महिषासुर दिवस है।
एक मनुस्मृति दहन दिवस भी है। इस प्रकार खुली वैचारिक स्मगलिंग के अंतर्गत दलित ओबीसी मंच पर क्रिश्चियनिटी को स्थापित करने की कोशिश की गई है। उस पत्रिका में ऐसे वामपंथी रेडिकल नियमित नजर आते हैं जो अपने अज्ञान या अल्प ज्ञान के बल पर हिंदू विरोध को मूल सिद्धांत बनाकर जीते हैं। हालांकि जाति उत्पीड़न के तथ्य आंकड़े बहुत कम हो चुके हैं, लेकिन इस तरह के दिखावटी दलित नाम तथा शेष कम्युनिस्ट माओवादी रेडिकल उस नेटिव इन्फॉर्मर की भूमिका निभा रहे हैं जिसके द्वारा दिए गए प्रलाप की व्याख्या विदेशी मिशनरियों के हाथ में है। यह सब इतने खुले रूप में चल रहा है कि हैरत से अधिक घोर चिंता का विषय है। यह जाति विमर्श दलित ओबीसी चिंता को क्रिश्चियन धर्मांतरण तथा दलितों के सशक्तिकरण या उनकी रक्षा के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भारत विरोधी बनाने की ऐसी निश्चिंता दिखाती है कि भारतीय नेता और बुद्धिजीवी कितने गाफिल या दुर्बल या शायद दोनों ही हैं। हमारे कुछ वामपंथी लेखकों और अर्धशिक्षित जातिवादी पत्रकारों को सामने मुखौटे की तरह रखकर यह खुला हिंदू विरोधी भारत विरोधी घातक खेल चल रहा है। अगर ये चिंता की बात नहीं तो और क्या है? ऐसे मंच डॉक्टर अंबेडकर या गौतम बुद्ध या भगत सिंह का इस्तेमाल सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं, वो भी तात्कालिक जरूरत समझकर। जैसे जैसे उनकी ताकत बढ़ती जाएगी वो इन सबको भी किनारे करेंगे और विलियम कैरियों या ग्राहम स्टेंसों को भरते जाएंगे। मनमानी जाति व्याख्या का साधन और उद्देश्य वे भी एक महत्वपूर्ण विषय है। आज देश में अनेक साधन संपन्न और राजनीतिक रूप से सक्रिय क्रिश्चियन मिशनरी संगठित दलित विमर्श, दलित ग्रोथ, दलित एम्पावरमेंट आदि में जमकर निवेश कर रहे हैं। उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे लेखकों प्रवक्ताओं को अपने साधन संपन्न एकेडमिक संस्थानों से जोड़कर देश विदेश में हिंदू विरोधी प्रचार को जबरदस्त गति दी है। इसमें राजीव मल्होत्रा की हाल की जो चर्चित पुस्तक ब्रेकिंग इंडिया आई है, उसमें इसके बहुत सारे प्रमाण, उदाहरण और नाम के साथ मिलते हैं। दलितों वंचितों की पैरोकारी के नाम पर हिंदू धर्म और भारत विरोधी कूटनीति खुलकर चलाई जा रही है। धन सुविधा पद देकर मिशनरियों ने भारत के अनेक वामपंथी और दलित लेखकों वक्ताओं को एक तरह से नियुक्त कर लिया है ताकि उन्हीं के माध्यम से हिंदू धर्म और भारत को कमजोर किया जा सके। यही कारण है कि ऐसे कथित दलित विमर्श में संत कबीर से लेकर नारायण गुरु, स्वामी श्रद्धानंद ही नहीं बल्कि रैदास, साधना कसाई, बांका महार, धन्ना आदि उन सभी दलित स्वरों और उनकी शिक्षाओं को लुप्त किया जा रहा है जिन्होंने विदेशी प्रहार से हिंदू धर्म की रक्षा भी की थी। इसीलिए विलियम कैरी की जयंती मनाने का प्रचार करना अकारण नहीं है। इसलिए समय है अभी बचा हुआ कि हम दलित विमर्श का सूत्र अपने हाथ में लें, झूठे और राजनीति प्रेरित प्रचार का नोटिस लें, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिशनरियों के अभियान का मुंहतोड़ उत्तर देना बहुत जरूरी समझें। केवल विकास और बिजली पानी सड़क पर केंद्रित राजनीति और घोषणा पत्रों का दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष यह है कि भारतीय समाज, संस्कृति, धर्म सब कुछ को विदेशियों और सांस्कृतिक आक्रमणकारियों के हाथों तोड़ने मरोड़ने की खुली छूट दे दी गई है।